हम्म ओके कुछ सवाल पहले मैं करूँगा फिर आपको दूंगा। डिफाइन फोर्स फ्रिक्शन अभी मैं इसको कराऊंगा। थर्ड का आंसर बताओ। इम्पल्स डिफाइन करो। यानी तुम ये कहना चाहती हो कि एम बी माइनस यू इंटू एम। कोई बात नहीं, आप ठीक है, कोई बात नहीं। दैट इज चेंज इन मोमेंटम में टाइम से डिवाइड होता है तो मल्टीप्लाई करना चाहती है, यही बोलना चाहिए ना। कोई बात नहीं। हाँ, इम्पल्स जस्मिता, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। कोई बात नहीं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये बताइए। फिर बात तो यूनिफॉर्म मोशन ऐसे हो रहा है। तो एक तो बताओगे, मैं जस्ट देखना चाहता हूँ लेवल क्या है, फिर वहीं से तुम्हें बिल्डअप करना ना। वो ये एक तो इसमें बता दो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सिंसियरली बताओ, ऐसे हल्के फुल्के ना, लोकल भी तुम सब देख के कर रही थी। बोलो आज ठीक से, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कुछ बोलो तो मैं मुझे लेवल पता चल जाएगा। कोई बात नहीं। सर्कुलर मोशन, हर चीज तुमको आ रही है। देखो कितनी बड़ी बात इन्होंने बता दी। Now let us define one by one. Force, any kind of push or pull is called force. Okay. Balanced force, if a group of forces
are acting, group of forces are acting on a body such that their resultant भी बोल सकते हो या नेट फोर्स इज जीरो। अगर इस पर कई फोर्स लगे हैं और इस पर जो नेट फोर्स है वो जीरो रहता है, तो एफ नेट अगर जीरो हो गया है, देन दोज ग्रुप ऑफ फोर्सेस आर नोन एज बैलेंस फोर्स। तो उन बलों के समूह को संतुलित बल कहेंगे। Then अभी कर रहा हूँ। Then those group of forces are called balanced force। चलो, so friction, so friction is a kind of opposing force which acts opposite to relative motion between two objects in contact। So kind of opposing force भी लिख सकते हो या kind of force which acts between two bodies। जैसे एक बॉडी है और उसके ऊपर दूसरी बॉडी रखी है और ये चल रही है, तो फोर्स ऐसा लगेगा जो इस तरीके के मोशन को डिस्कार्ड करता। हाँ बोलिए भैया। सर जो फ्रिक्शन होगा वो अप्लाइड फोर्स से हमेशा कम होगा। फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन की स्थिति है, और जब वो इवन अगर वो बैलेंस फोर्स में है तो इक्वल भी होगा। जैसे कि तुमने अपनी स्कूटी 40 की स्पीड में रखी है, तो जो रोड के बीच में फ्रिक्शन है, तुम्हारी व्हीकल में जो फ्रिक्शन है, तो एक ही स्पीड से चल रही है, तो अंडर जीरो एक्सीलरेशन है। ऐसी स्थिति में अगर अप्लाइड फोर्स ज़्यादा होगा तो वो चीज़ एक्सीलरेट करती चली जाएगी, और अगर अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल होगा तो जो उसकी स्पीड है वही बनी रहेगी। नहीं तो अगर नेट फोर्स नॉन जीरो तब उसे फिर एक्सीलरेट करना होगा। जैसे हम लोग कई बार यूनिफॉर्म स्पीड से स्कूटी चलाते हैं ना भाई, तो ऐसे में जो अप्लाइड फोर्स है, जो इंजन के द्वारा थ्रॉटल का ड्रिवन फोर्स है, वही रोड और टायर के बीच का फ्रिक्शन फोर्स है, तभी वो एक ही स्पीड चल रही है उस पर। सही है? फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं हो सकता, फिर ये उल्टी चली जाएगी, तो ये ज़्यादा तो नहीं हो सकता। अब देखो अगला, देखिए अनबैलेंस्ड फोर्स। सो इफ a group of forces acts on body such that their resultant is non-zero। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर 4 न्यूटन और इधर खींच रहा है 1 न्यूटन, तो ये नॉन जीरो है, ये इसको यहाँ ले जाएगा। देन सच ग्रुप ऑफ फोर्स आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। इस स्थिति में जो एफ नेट है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, इट इज इक्वल्स टू, आप ये भी कह सकते हैं ये -3 न्यूटन होगा इस तरफ है, तो विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसलिए इधर है तो -3 हुआ ना, उधर होता तो प्लस कर देते। चलिए
tendency of an object to maintain its state of motion or rest is called tendency of an object to maintain its state of motion or rest is called inertia. If mass is more, Indrajit, then bolo, if mass is more, then Jasmita, inertia is more. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसी वस्तु की अपनी यथास्थिति बनाए रखने की प्रवृत्ति को उसका जड़त्व कहते हैं। किसी का द्रव्यमान अधिक है तो उसमें जड़त्व की मात्रा अधिक होगी। मास इज अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड बाय सब्सटेंस। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताओगे? स्टेट करो। So, tendency of an object to maintain its state of motion. If it in rest, it will remain on rest, or if it moving, it will keep on. बिल्कुल वही बताओ। शानी बताओ, पूरी देखो, बुक से देखना, वही चीज चाहिए, देख के क्या बता रहे बोलो, बताओ। An object remain in a state of rest. An object remain in a state of rest or in uniform motion. Huh? In uniform motion until unless compelled by यहाँ पर ये पढ़ रही है Uniform motion in a straight line. इन स्टेट लाइन एक ही बात है मोशन का, उन्होंने स्ट्रेट लाइन भी लिख दिया। इन स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड बाय, अब उसमें अनबैलेंस फोर्स लगा दोगे तो फिर उसका सब स्टेट चेंज हो जाएगा। कंपेल्ड बाय अनबैलेंस्ड फोर्स। Now, second law of motion, Nishka. Very bad. To the applied and balanced force, ऐसा है क्या? And it, सही, repeat करो। Rate of change of momentum is directly proportional to the applied unbalanced force. It is in the direction of applied force. आप बेटा रिपीट करो। आयुष। The rate of change of momentum is directly proportional to the applied and balanced force, and it takes place in the direction of applied force. Rate of change of momentum is directly proportional to applied unbalanced force, and it takes place in the direction of applied force. Rate of change of momentum किस डायरेक्शन में होगा?
मोमेंटम का चेंज किस डायरेक्शन में होगा? जिधर फोर्स लगाओगे उधर ही मोमेंटम चेंज होगा। अब क्या डेफिनेशन में अप्लाइड नहीं है जब डायरेक्शन ऑफ फोर्स दैट इज प्रोपोर्शनल टू इधर मतलब लास्ट वाला पार्ट में डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। चलो नाउ कृपा थर्ड लॉ ऑफ मोशन बताओ, सिंपल है, बोलो। To every action there is one and opposite reaction and they take place on two different bodies. ये भी ऐसे लिखा है, देखे ये कहाँ लिखा है? टू डिफरेंट बॉडीज। ये तो ठीक है, वहाँ लॉ में Type देखो। of motion. अच्छा ऐसे सही है, ये तो बिल्कुल सही बता रहे। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, और ये दोनों अलग अलग वस्तुओं पर होती है। इक्वल एंड देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन and this takes place on two different bodies। ये अलग अलग वस्तुओं पर होती हैं। मोमेंटम इंद्रजीत, मोमेंटम P इज इक्वल टू mv। अब तो डिफाइन ऐसे करो, चलो अब डिफाइन करो P को मोमेंटम दो। मैं करा दूंगा आपको, थोड़ा बताओ। आयुष बताओ, ये अभिषेक बताओ। Momentum is the product of mass and velocity. मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। It is amount of motion contained by body P is equals to mv। ठीक है, वो तुमको मोशन चैप्टर आता है कि उसमें डाउट है? मोशन और फोर्स ऑफ लॉ ये दोनों में डाउट है क्या? लॉ दोनों ही करते हैं। चलो अब देखिए, आपको फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन करना है। पूरा होगा सब देखो। ग्रेविटी, हाँ ओके। वेट इज इक्वल्स टू mg। चलो अगला देखो, नेक्स्ट इज फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या है? फ्री फॉल if object is just released from certain height then it moves towards earth। ठीक है, अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से अर्थ की ओर आती है।
it is called free fall. इसे फ्री फॉल कहते हैं या मुक्त पतन. That is buoyancy. उत्प्लावन से आप क्या समझते हैं? What does it mean by buoyancy? So, if object is partially or completely ठीक है, या immersed भी लिख सकते हो, बस immersed in fluid, it experiences an upward force. एक ये upward force experience करता है. It is called upward force या upthrust. This upthrust is called buoyancy. Archimedes principle. If object is partially or completely immersed, देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल एक बार देख लो. Now, fully or partially in a fluid, immersed in a fluid, then it displaces fluid. Yeah. Now it experience an upward force. कितना डिस्प्लेस करेगा इससे कोई मतलब नहीं है. It जितना पानी हटाएगा उतना अपवर्ड फोर्स होगा, सीधी बात. क्योंकि कोई चीज़ भारी होगी, बहुत भारी होगी तो फिर वो अपने वॉल्यूम के बराबर करेगी. वाटर से हल्की होगी तो मास के बराबर. तो हम ये नहीं कह सकते कि किसी, लेकिन जितना पानी हटाएगी उतना ही अपवर्ड फोर्स. देन इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स इक्वल टू, दैट इज, हाँ यही तो कहना है. सर इसको बड़ी चीज को आपस में से करते हैं रेट ऑफ फ्लूइड. अब जैसा वो लिख के गए हैं कि अगर कोई आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से किसी द्रव्य में डूबी हुई हो तो उसके ऊपर अपवर्ड फोर्स उतना ही लगेगा जितना पानी उसने हटाया है, जितना द्रव्य उसने हटाया. यही है. इक्वल टू रेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस बाई इट. अगला देखो, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? रिलेटिव डेंसिटी इज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन density of water. It is the ratio of density of substance to density of water. What is the relative density of mercury? Shreya. ठीक है. So किसी की डेंसिटी, अगर मुझे रिलेटिव डेंसिटी मरकरी की निकालनी है तो मरकरी की डेंसिटी कितनी होती है? दैट इज 13,600 kg पर मीटर क्यूब. और अपॉन वाटर की कितनी होती है? kg पर मीटर क्यूब. तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ Hg. Hg को हाइड्रोजन कहते हैं या मरकरी कहते हैं. तो इनसे क्या क्या चीजें कट गई? ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया. तो दैट इज 13.6. राइट टू एप्लीकेशंस ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल. कोई दो उपयोग लिखो.
आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज यूज्ड इन लेक्टोमीटर। ये तुम लोगों के घरों में होगा, मम्मी लोग दूध की चेक करने के लिए इसको पानी में डाल दिया, अगर मान लीजिए इस निशान से ऊपर आ गया तो दूध नकली है और ज़्यादा पानी में बात समझ आ रही नहीं। तो हम इसमें क्या करते हैं, वी विल ए के बी कर, ये देखो। तो पहला एप्लीकेशन, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जरूर आता है ये क्वेश्चन, भूल गए बताना। चलो ऐसे तुम लोगों ने घर में देखा है कि मम्मी इसमें डाल दिया और ये है, तो इसको क्या है कि जैसे तो पानी है लेकिन दूध में डालने पर इसे ऐसे नीचे नहीं आना चाहिए, इसको तैरते रहना चाहिए। ज़्यादा पानी उसने एक थोड़ा मिला दिया, 5% को नहीं पकड़ पाया, क्योंकि कई बार उसके दूध में भी वेरिएशन हो जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा होगा ये नीचे गिर गया, इसे तैरते रहना चाहिए। इफ़ इट इज़ नॉट फ्लोटिंग, इसका मतलब है वाटर ज़्यादा डाल दिया उसने, जिसे ये नीचे आ गया कि नहीं, तो दूध में ये तैरता है। ओके, बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इसलिए लैक्टो, इसका नाम ही क्या है बताओ, लैक्टोमीटर। सो इट इज डिटरमाइंड, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ, इसकी प्योरिटी पता करने के लिए, ऑफ मिल्क। तो पहला ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही गड़बड़ होता है, आ जाता है। तो दिस इज, इसमें क्या लिखा है पढ़ो, लैक्टोमीटर। तो पहला इसका एप्लीकेशन क्या है, सर तो इरेगुलर शेप का ऑब्जेक्ट होगा, उसके अगर हमको वॉल्यूम निकालनी है तो उसका हाँ। फॉर्मूला तो होता नहीं। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू डिजाइन लार्ज शिप्स, ये भी है। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ एनी सब्सटेंस। तो एप्लीकेशन देखो क्या क्या है कि चलिए राइट applications of Archimedes principle। Archimedes की स्पेलिंग प्रिंसिपल, Archimedes। सर एक्सप्लेन। इस पे क्या है, नहीं एक्सप्लेन नहीं करना है। इट इज यूज्ड, नोट कर लो, टू फाइंड प्योरिटी ऑफ मिल्क। दूसरा जस्मिता, दूसरा क्या बताया बताओ, इट इज यूज्ड, और किसके लिए यूज होता है, इट इज यूज्ड फॉर डिजाइनिंग ships and submarines। It is used to determine purity of metal। ये सभी डेफिनेशन नोट करो, नोट करो इसका। सर मेटल, सर बुक में लिक्विड लिखा है, सर मेटल तो नहीं। मेटल में केस में लिख, उन्होंने सोने की करी थी इससे, ठीक है, डिटरमाइनिंग डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड से लिखा है, इम्प्योरिटी तो है, हाइड्रोमीटर डिटरमाइन, वो हाइड्रोमीटर से डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अच्छा, और नहीं मेटल तो ठीक है, क्योंकि उनको राजा ने बोला था कि पता करो सोने की शुद्धता क्या है ना, तो वो मेटल की तो भी एक और लिख लो, ये जो ये बता रहे हैं, हाइड्रोमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन प्योरिटी ऑफ लिक्विड। एक चौथा भी है, हाइड्रोमीटर भी होता है, जैसे मैंने इलेक्ट्रोमीटर दिखाया ना, ऐसे हाइड्रोमीटर होता है, वो प्योरिटी ऑफ लिक्विड को बताता है। हाइड्रोमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन प्योरिटी ऑफ लिक्विड। तो पूछेंगे एप्लीकेशन, दो पूछते हैं, इनमें से दो कोई लिख दें।